Good morning students. Today we will discuss about the first chapter of 8th class history. बेटा इस चैप्टर का नेम है हाउ व्हेन वेयर। तो इसमें बेटा फर्स्ट पॉइंट आता है हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट। डेट्स इम्पोर्टेंट कैसे हैं। बेटा पहले जो हिस्टोरियन थे वो डेटों के पीछे फैसिनेट थे, मतलब पागल थे। और उसमें बताया जाता है कि वो डिबेट करते थे डेटों के आधार पे कि विच रूलर, कौन से राजा को क्राउन कब पहनाया गया, मतलब सिंहासन में बैठा कब, कौन सी बैटल लड़ेगी। और इनमें बेटा आपस में क्या है वो क्वेश्चन पुटअप करते थे। इन द कॉमन सेंस नोशन में बताया जाता है कि आम समझ के हिसाब से जो इतिहास है बेटा उसमें डेटे याद करनी पड़ती थी। और लोगों को हम ये कहते हुए सुनते थे कि हिस्ट्री जो है काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें डेटों को मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इस सच कंसेप्ट ट्रू, क्या ये जो कंसेप्ट है धारणा सही है। हिस्ट्री बेटा हमें चेंज में यानी कि जो बदलाव के बारे में बताते हैं जो समय के अकॉर्डिंग होता है। और उसको हम तलाश करने के लिए देखते हैं कि हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, पास्ट में चीज़ें कैसी थी और प्रेजेंट में वो चीज़ें उसमें कैसे बदलाव आया। उसके लिए हम कंपैरिजन के लिए पास्ट और प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, उसमें टाइम को रेफ़र करते, मतलब टाइम को हम लेते हैं। टाइम के बिना हम चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम बिफोर या पास्ट को कंपेयर करते हैं, ये चीज़ें पहले कैसी थी, बाद में कैसी थी। अब इसमें ना बेटा लिविंग इन द वर्ल्ड, हम जो जो पूरे संसार में रहते हैं, ज़िंदगी में रहते हैं, इसमें हम कोई ऐतिहासिक क्वेश्चन पुटअप नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे चारों ओर हैं, वो चीज़ें पहले भी ऐसी हुई। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, हम अनजाने में कुछ क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर लेते हैं जो वास्तव में एक्चुअली हिस्टोरिकल होते हैं, मतलब ऐतिहासिक होते हैं। जैसे रोड साइड टी स्टॉल पे कोई व्यक्ति बैठा जाता कि सड़क के किनारे चाय पिया होता है, चाय पी रहा होता है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि चाय का विकास कब हुआ। या फिर हम ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं, तो ट्रेन से हम विंडो से बाहर देखते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि रेलवे का विकास कब हुआ। और जो पीपल है लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा कैसे करते थे रेलवे के पहले, मतलब रेलगाड़ी के विकास से पहले। न्यूज़पेपर को बेटा हम मॉर्निंग में रीड करते हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो न्यूज़पेपर हम सुबह चाय के साथ पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, उस न्यूज़पेपर का विकास कब हुआ। तो ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब इसमें बेटा जो पिक्चर दिखाई गई है, इसमें पिक्चर में बेटा जो ब्राह्मण हैं वो ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। और ये बेटा जो पिक्चर रिनेल के द्वारा मैप जो बनाया गया है, इसका जो नक्शे का जो चित्र का शुरुआत की गई थी उसने 1782 में की थी। रेनेल की बेटा रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का मैप बनाने का जिम्मा सौंपा था। और वो क्या थे बेटा, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक में रेनेल ने काफ़ी नक्शे तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। और इस तस्वीर में दिखाया गया कि उसने भारतीय जो लोग हैं ब्रिटेनिया को जो पवित्र ग्रंथ हमारा वो ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वो ये कह रहे हों कि आप हमारे देश में आकर हमारी संस्कृति की, भारतीय कल्चर की रक्षा करें। अब इसमें बेटा जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पुटअप किए थे, 3 क्वेश्चन पुटअप किए थे, चाय का विकास कब हुआ, रेलगाड़ी का विकास कब हुआ, न्यूज़पेपर का विकास कब हुआ। तो इसमें बेटा मैं बताता हूँ कि जो चाय का विकास बेटा संग वंश के टाइम में हुआ था। चाय की शुरुआत यूनान में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद बताया जाता है कि चीन के महान सम्राट जो शिशांग हैं, उन्होंने 2737 BC में इसको स्टार्ट किया, क्योंकि वो बेटा उसको काफ़ी एग्रीकल्चर का ज्ञान था। वो दवाइयाँ बनाते थे पेड़ पौधों के आधार पे, पत्तियों से अपने काफ़ी रिसर्च वगैरह करते थे। तो कुछ किताबों में बताया जाता है कि इसका विकास इस टाइम हुआ, यानी कि 2737 BC में। कुछ किताबों में, कुछ हमारे हिस्टोरिकल बुक्स में मानते हैं कि चाय के विकास 5वीं सदी में बौद्ध धर्मन के द्वारा किया गया। बौद्ध धर्मन चाइना गए थे, वहाँ पर इसका विकास हुआ। बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी तपस्या की थी, और तपस्या करते हुए 9 साल उन्होंने तपस्या की, और एक दिन उसका ध्यान भंग हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पलकें काट कर ज़मीन पर डाल दी। और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि उस पलकों से चाय की पत्ती का विकास हुआ। यूरोप में इसका बेटा चाय का विकास 16th सेंचुरी में हुआ। भारत में जो मनी राम देवन है, उसने भारत में इसका विकास, चाय का विकास 1920 में किया। उन्होंने बाग वगैरह लगाए थे। और उसके बाद बताया जाता है बेटा जो ट्रेन, रेलवे का विकास कब हुआ। दुनिया में सबसे पहले जो सफल ट्रेन है बेटा उसका विकास बताया जाता है कि 27 सितंबर 1825 में इसका विकास जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। उसके बाद भारत में बताया जाता है कि जो पहली जो ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 में महाराष्ट्र से पोरबंदर से लेकर ढाका के बीच में चली थी।
उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा जो न्यूज़पेपर का विकास है। भारत में सबसे पहले जो न्यूज़पेपर का विकास बताया जाता है कि 1780 में स्टार्ट किया गया था। इंडियन जो गैजेट नाम का न्यूज़पेपर आया था, उसमें भारतीय न्यूज़पेपर की सबसे पहली स्टार्ट, मतलब मैंने अभी बेटा जो प्रीवियस जो पीएस पे मैंने 3 क्वेश्चन पुटअप किए थे, रेलवे का विकास, न्यूज़पेपर का विकास और चाय का, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें देखो बेटा जो ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन पुटअप किए, वो वास्तव में ऐतिहासिक क्वेश्चन है। अब हम टाइम को बेटा जो ऑल कहते हैं कि टाइम को हम डेट या ईयर या मंथ के आधार पे पैमाने पे नहीं माप सकते। कई बार एक्चुअली बेटा क्या होते हैं कि जो डेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कई बार बेटा क्या होते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो उसके लिए हम तारीखें तय करना एक हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। कि जैसे जो चाय का विकास जो हुआ, वो एक दिन तो स्टार्ट नहीं हुआ, लोगों को धीरे धीरे चाय का स्वाद उनके जबान पे आया। ऐसे ही बताया जाता है कि जो भारत में जो ब्रिटिश हैं, वो अचानक ब्रिटिश उन्होंने भारत पर कब्जा करना स्टार्ट नहीं किया, वो धीरे धीरे भारत में आए, उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, धीरे धीरे उन्होंने अपनी नीतियाँ बनाई, तब उन्होंने देश पर अपना अधिकार जमाया। नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हो उसके बारे में एक्चुअल डेट हम नहीं बता सकते, लेकिन ये उस टाइम स्टार्ट हो, ये बता सकते हैं। हमारे समाज में इकोनॉमी क्या चेंजमेंट आए, तो ये बेटा काफ़ी चीज़ें जो घटनाएं घटती हैं काफ़ी एक लंबे समय में घटती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक अवधि निश्चित करते हैं, यानी कि एक अवधि निश्चित करते हैं, एक पीरियड निश्चित करते हैं कि इस पीरियड के दौरान ये चीज़ें घटी थी। यानी कि इसके लिए हम, क्योंकि इसमें काफ़ी खास बदलाव आते हैं, तो हम उसके लिए सिर्फ एक अवधि निश्चित कर सकते हैं, टाइम पीरियड। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा भाई व्हेन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट द हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ द डेट्स। यानी अब ये बताते हैं कि बेटा जो इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों रखते हैं। इसके जुड़ाव के बेटा एक रीजन है, एसोसिएट मतलब एक रीजन है, कारण है कि जो हिस्ट्री, पहले जो हिस्ट्री होती थी उसमें बेटा जो बैटल थे, बड़े बड़े इवेंट थे, जिसमें रूलर्स जो थे और जो अपनी पॉलिसी वगैरह बनाते थे, तो उसमें क्या करते थे, वो तारीख जो हिस्टोरियन थे, जो इतिहासकार थे, उन राजा महाराजाओं की बैटल्स के बारे में या उनकी पॉलिसी के बारे में वो मेंशन करते, डेट मेंशन करते थे। मतलब राजा की शादी कब हुई, उसका बच्चा कब हुआ, उसने कब से बैटल लड़ी, कब युद्ध लड़ा, कब वो मरा, उसके बाद कौन सा राजा सिंहासन पर बैठा। इस जो भी इवेंट्स हैं बेटा उसके लिए वो डेट डिटरमाइन करते थे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो हिस्ट्री थी, उस टाइम की जो हिस्ट्री थी उसमें जो डिबेट होते थे वो डेट के आधार पे होते थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एज यू हैव सीन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर, आपने जो बेटा हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स में 2 साल पहले पढ़ा होगा, पढ़ने के लिए आपको मिले होंगे कि जो हिस्टोरियन है बेटा वो क्या करते हैं, अब काफ़ी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, इश्यूज़ के बारे में लिखते हैं। इसके अलावा पीपल्स कैसे अपना जीवन जीते हैं, या फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या खाते हैं, मार्केट कैसे बनी, और इसके अलावा जो किंगडम का फैलाव कैसे हुआ, नए विचार कैसे स्प्रेड हुए, और कल्चर का विकास कैसे हो, ये सोसाइटी में समाज में चेंजमेंट कैसे है, ये सभी चीज़ों के बारे में जो इतिहासकार हैं वो अब लिखते हैं। लेकिन पहले क्या थे, पहले वो राजा महाराजाओं के बारे में, इंपॉर्टेंस डेट के बारे में, बैटल्स के बारे में लिखते थे। अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट है विच डेट, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। बेटा इसमें क्या, कौन सी तारीख को हम महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या है, कैसे मान सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट डेट को हम क्या क्राइटेरिया दे सकते हैं। क्योंकि बेटा आप देखते हैं कि हम जो तारीखें, हम जो डेट सेलेक्ट करते हैं उसी के आधार पे हम स्टोरी, पास्ट की स्टोरी को क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, और वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बेटा जो स्टोरी हम इम्पोर्टेंट होती है, जो डेट के आधार पे मेंशन करते हैं, उसमें सबसे मेन बात होती है बेटा, फोकस होता है कि हम जो पर्टिकुलर जो सेट ऑफ इवेंट लेते हैं वो हमारे लिए मतलब महत्वपूर्ण घटनाएं लेते हैं, तभी हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम स्टडी में किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो हम उसमें नए विचार लेते हैं, नए जो डेट का सेटअप करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वो हमारे लिए नई जो डेट्स लेते हैं, नई घटनाएं लेते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। इसमें बेटा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें हिस्टोरियन बताते हैं कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, मतलब भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने काफ़ी अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखी, वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने क्या लिखा, जो गवर्नर जनरल उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा, उसमें जैसे काफ़ी गवर्नर जनरल आते हैं। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स था, लास्ट जो था वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके बेटा अलग अलग चैप्टर्स के बारे में, डेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसमें बेटा जैसे हेस्टिंग था, वेल्सली था, बेंटिंग था, डलहौजी था, और बेटा कैनिंग था, लॉरेंस था, कर्जन था, रिबन था, होर्डिंग था, इरविन था।
ये बेटा काफ़ी जो गवर्नर जनरल्स हैं उसके बारे में हमें, उनकी सक्सेस मतलब उनकी सफलता के बारे में हमें काफ़ी पढ़ने को मिलते हैं। अलग अलग हमारे हिस्ट्री में अलग अलग उनके पार्ट हैं, अध्याय हैं। वो डेट हमारे लिए हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटीज़ थी, मतलब उनकी जो एक्टिविटी थी, पॉलिसी थी, क्या नीतियाँ थी, क्या अचीवमेंट थे, क्या उन्होंने प्राप्त किया, उसके आधार पे बेटा वो हम उनको इम्पोर्टेंट्स मानते हैं। अब ये माना जाता है कि उनकी उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है कि उनका जीवन कैसा था, लेकिन हम मानो इन लोगों के जीवन के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। हमारे समाज में और लोगों के बारे में नहीं जानते थे उस टाइम, जैसे जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उनके जो गवर्नर जनरल उनके बारे में ही लिखते थे, उनका उनकी पॉलिसी कैसी थी, क्या एक्टिविटी थी, क्या अचीवमेंट थी। तो बेटा इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्याय में हम पढ़ने को मिलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आता है, कैन वी नोट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द दिस पीरियड इन द डिफरेंट वे। क्या हम बेटा इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा उसमें जो फोकस किया गया था, जो एक्टिविटी थे डिफरेंट ग्रुप्स की, उसमें क्या है भारतीय जो सोसाइटी है उसके फॉर्मेट के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि उसमें सिर्फ गवर्नर जनरल की ही बात ही कही गई, मतलब भारतीय समाज में क्या एक्टिविटी होती थी, किस समुदाय का विकास हुआ, किस वर्ग का समुदाय का विकास हुआ, उसके बारे में नहीं पढ़ने को मिलता। अब क्या करते हैं बेटा, जब व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इनटू चैप्टर, जब हम कोई भी बेटा इतिहास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? इट इज़ द टू गिव ईच चैप्टर सम कोरेंस, मतलब जो चैप्टर्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, काफ़ी वो चैप्टर से टुकड़ों के माध्यम से आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि पढ़ने में अच्छे लगते हैं और लोगों को आसानी से वो समझ में आते हैं। तो इसके लिए हम चैप्टर्स को काफ़ी काफ़ी जो बड़े बड़े इतिहास हैं उनको छोटे छोटे चैप्टर्स में टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। बेटा इसमें हम आसानी से इस प्रक्रिया में पढ़ते हैं कि सिर्फ उन घटनाओं पर जोर दिया गया है, इसमें गवर्नर जनरल्स की जो मेन एक्टिविटी हैं उसके बारे में जोर दिया गया है, जो भारतीय जो कैसे थे, उनके लोग कैसे थे, भारतीयों की जो क्या एक्टिविटी थी उसके बारे में इतना फोकस नहीं किया गया। तो बेटा उसका फोकस नहीं किया गया। अगर हम उनके बारे में फोकस करेंगे तो हमारे लिए जो डेट इंपॉर्टेंट्स हैं, मतलब जो गवर्नर जनरल के डेट हैं वो अलग हो जाएंगे। और अगर हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भाई उस टाइम भारतीय लोग कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, तो हमारे लिए वो डेट भी अलग हो जाएंगी और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, घटनाएं भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स हो जाएंगे। तो हमारे लिए जो डेट है चेंज हो जाएंगे, मतलब गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तो वो डेट अलग होती हैं, अगर भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो वो डेट अलग होंगी और वो घटनाओं के आधार पर डेट अलग होंगी, तो मतलब डेट चेंज हो सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। इसमें बेटा जेम्स मिल के बारे में बताया जाता है, जो एक स्कॉटिश था, इकोनॉमिस्ट था, पॉलिटिकल फिलोसफर था, जिसने बेटा काफ़ी एक अच्छी बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने क्या किया, भारतीय यानी कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। और काफ़ी लोगों ने इसका जो डिवीजन है, पीरियडिक्शन है, काफ़ी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। उसने बताया कि जो बेटा, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इन द डिफरेंट पीरियड, हम हिस्ट्री को अलग अलग भागों में, इतिहास को अलग अलग भागों में, छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर दें, क्योंकि बेटा इसमें क्या होते हैं, हम मोस्टली बेटा इसमें जो मेन खासियत होती हैं, मतलब जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, जो सेंट्रल फिगर, जो मेन केंद्रीय तत्व होते हैं, मतलब जो मेन बातें होती हैं उसको अपीयर करते हैं, उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उसको डिवीज़न करते हैं। और जो डिवीज़न करते हैं, मतलब समय का हम डिवीज़न करते हैं, इतिहास को डिवाइड करते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें जो विचार हैं, पास्ट में विचार कैसे थे, वो हमें बताते हैं कि समय के अनुसार क्या क्या पास्ट में और प्रेजेंट में बदला हुआ है। अब बेटा मिल्स का मानना था कि जो एशियन सोसाइटी है बेटा, वो यूरोप के मुकाबले में सिविलाइजेशन में काफ़ी लोअर है, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री। और उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वो मानते थे कि अगर ब्रिटिश भारत में आए, मतलब ब्रिटिश भारत में आने से पहले हिंदू और जो मुसलमान थे उनका यहाँ पे शासन था, उसमें उनके आधार पर यहाँ पे धर्म के नाम पर काफ़ी बैर था, कास्ट सिस्टम यहाँ पे था, सुपरडिक्शन मतलब अंधविश्वास यहाँ पे काफ़ी प्रचलित था, समाज में काफ़ी चीज़ें प्रचलित थी। अब उसके बाद बताया जाता है ब्रिटिश रूल। मेल्स बताते हैं कि भारतीय लोगों को सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिश यानी कि यूरोपियन लोगों का यहाँ पे आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो यूरोपियन यहाँ पे आएंगे, भारत पे कब्जा करेंगे और वो अपने आर्ट्स हैं, मैनर्स हैं, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे या कानून स्थापित करेंगे, तो भारतीय लोग क्या हैं, वो भी बेटा भारतीय लोगों में
खुशी आ सकती हैं, वो काफ़ी खुश हो सकते हैं, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसके माध्यम से जेम्स मिल बताना चाहते हैं अगर भारत में प्रोग्रेस करनी, मतलब भारत में ब्रिटिश के द्वारा ही प्रोग्रेस की जा सकती है, भारत में ब्रिटिश के द्वारा उन्नति की जा सकती है, तो भारतीय क्षेत्रों पर अगर ब्रिटिश कब्जा करेगा तो भारत विकास कर सकता है। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इस बेटा इतिहास की इस धारणा में बताया जाता है कि अंग्रेज यहाँ पर फोकस, अंग्रेजों का मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन, मतलब उन्नति और विकास। लेकिन क्या बेटा ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पर पूरा क्षेत्र अंधकार में डूबा हुआ था? कैन सच ए कंसेप्ट बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम ऐसी धारणा को स्वीकार कर सकते हैं? इन एनी केस बेटा कैन यू रेफर्स टू एनी पीरियड ऑफ द हिस्ट्री एज हिंदू? बेटा हम देखते हैं कि इतिहास में कि जैसे हिंदू मुसलमानों काफ़ी, उनका भी दौर था, उन्होंने शासन किया था, उसके बारे में काफ़ी लोगों के अलग अलग फेथ थे, विश्वास थे। कुछ लोग मानते थे कि जैसे जो रूलर थे समय के अकॉर्डिंग, जो रूलर थे उनका धर्म भी अलग 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 था, उनके धर्म की विशेषताएँ भी अलग थी। और क्या हम बेटा उनका रहने की जो परंपराएं वो भी अलग थी, और इसके अलावा क्या वो वास्तव में दूसरों से अलग थे? हाँ बेटा हम ये कह सकते हैं जो काफ़ी देश हैं हमारे देश में, काफ़ी जो एशियन टाइम में बताया जाता है कि जो रूलर थे उन्होंने शासन किया, उनका विश्वास भी अलग अलग था, उनके धर्म भी अलग अलग थे, किसी का एक मेन धर्म नहीं था। अब बेटा मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री इन द एशियन, मेडिवल एंड द मॉडर्न। बेटा जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने क्या किया, भारत को तीन भागों में डिवाइड किया, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, मतलब एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। बेटा लेकिन बेटा इस डिवीजन में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, इस विभाजन में काफ़ी प्रॉब्लम थी। बेटा जो प्रोडक्शन लिया गया वो क्या वेस्टर्न से लिया गया, मतलब लोगों को पश्चिमी के आधार पे ये एहसास हुआ कि हमें अपने पूरे भारतीय इतिहास को डिवाइड करना चाहिए, उसी के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया। और बेटा विदेशों में वेस्टर्न में बताया जाता है कि जो मॉडर्न पीरियड है उसके बारे में बताया जाता है कि सारी चीज़ों में ग्रोथ होना, डेवलपमेंट, जैसे साइंस है वहाँ पे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, इक्वलिटी समानता है, तो उसको वेस्टर्न साइड में मॉडर्न मानते हैं। लेकिन मेडिवल पीरियड्स में बेटा इस प्रकार के समाज में कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं थी, मतलब प्रचलित नहीं थी। और बेटा जो प्रैक्टिस है, जो मॉडर्न पीरियड्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, वो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो वेस्टर्न से लिया गया है, मतलब पश्चिमी साइड से लिया गया है। और इसमें जो ब्रिटिश रूल हैं बेटा, वो पीपल्स हैं, उसमें उस टाइम जैसे भारत में जो ब्रिटिश का साम्राज्य था तब भी भारत में ना तो कोई इतनी ज़्यादा इक्वलिटी थी, समानता थी, फ्रीडम, आज़ादी थी, ना ही कोई लिबर्टी थी। सिर्फ यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, प्रोग्रेस हुई थी। तो काफ़ी जो हिस्टोरियन हैं इस टाइम को कॉलोनियल टाइम कह सकते हैं, मतलब औपनिवेशिक युग, मतलब यहाँ पर ब्रिटिश ने देश पर कब्जा किया, भारतीय क्षेत्रों को कॉलोनी बनाया और आर्थिक आधार पर यहाँ पे डेवलपमेंट किया। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हाट इज़ द कॉलोनी, इसके बारे में बेटा हम देखो, कॉलोनीज क्या होते हैं इस बुक में हम पढ़ेंगे। बेटा जो ब्रिटिश हैं यहाँ पे अपने देश में आए, उन्होंने क्षेत्रों पर कैप्चर किया और अपने रूल्स एस्टेब्लिश किए, और सब्जुगेशन लोकल नवाब एंड राजाज, और मतलब यहाँ के जो लोकल नवाब हैं, राजास को, उन्होंने क्षेत्रों को कैप्चर कर लिया। और फिर यहाँ पर उन्होंने इकोनॉमी कंट्रोल कर लिया, सोसाइटी पे कंट्रोल कर लिया, यहाँ पे जो एक्सपेंसिव रेवेन्यू उस पर कंट्रोल उन्होंने कर लिया। वस्तुओं को बेटा जो यहाँ से वो लो प्राइस में वस्तुओं को खरीदते थे। और इसके अलावा इन्होंने अपने यहाँ पर क्रॉप्स को, मतलब अच्छी अच्छी फसलों को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, काफ़ी चेंजमेंट किया। ब्रिटिश ने यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, कस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। अब वो जो ब्रिटिश रूलर थे, अब ब्रिटिश का मानना था कि यहाँ पे जो मूल मान्यताएं हैं, जो पसंद नापसंद है, रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, उसमें क्या बदलाव आने चाहिए, क्योंकि वो इन चीज़ों को मानते थे कि अगर भारत में जब एक देश पर दूसरे देश की दबदबा, मतलब एक देश का वैन द सब्जुकेशन ऑफ द वन कंट्री बाय अनदर कंट्री, मतलब एक देश का दूसरे देश पर कोई कंट्रोल होना और उसकी वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल, कल्चर चेंजमेंट आना, उसको हम कहते हैं कोलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण। तो इसमें बेटा व्हाट इज द कॉलोनियस होता है कि इसमें क्या बेटा, एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर अधिकार होना, उसकी वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल और कल्चर चेंजमेंट आना, उसको हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। तो बेटा मैंने इसमें अभी आपको बताया कि जैसे अपनी चीज़ों की ज़रूरत के हिसाब से वो सस्ती चीज़ें खरीदते थे, यहाँ पर खेती उन्होंने स्टार्ट की, काफ़ी कोशिशों के कारण क्या क्या बदलाव आए, तो उसके बारे में हम पढ़ें। कॉलोनाइजेशन हो गया, उसके बाद बेटा न्यू है, इसमें बेटा जल्दी हम ये समझ जाएंगे कि जो सारे जो ग्रुप थे, क्लासेस थे, उसमें काफ़ी
बदलाव वाइज, अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं काफ़ी बदलाव आए। तो इसमें बेटा हम काफ़ी चीज़ें अतीत के बारे में, हम काफ़ी जो हमारे पास में जो चीज़ें चेंजमेंट हुई उसके बारे में हम काफ़ी फोकस करते हैं। तो बेटा ये देखो मैंने बेटा अभी इसमें काफ़ी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया इस चैप्टर में, और आशा करता हूँ बेटा कि आपको मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी आपको बताए चैप्टर्स के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे, आप समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड आपको हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम बेटा उस पॉइंट्स के बारे में आपको फिर बताऊँगा। ओके बेटा।